2024 की देश की राजनीति वो इन तस्वीरों के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको दिखाई देगी। जितनी तस्वीरें आपको यहां पर नजर आ रही हैं, ये सारी तस्वीरें, ये सारे नेता, ये सारे पहलू, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, यही सब कुछ 2024 के चुनाव की धुरी को तय करेंगे। 2024 का जो चुनाव है वो 2014 के मुकाबले और 2019 के मुकाबले किस तरह से अलग है, और 2014 में 2019 में मोदी के पास में क्या था जो 2024 के अंदर नहीं है, और राहुल गांधी के पास में 2024 के अंदर क्या है जो 2014 के अंदर नहीं था, 2019 के अंदर नहीं था। इन सारी चीजों को एक एक करके परत दर परत मैं आपके सामने रखूंगा, और ये सारी तस्वीरें किस तरह से अपना रोल अदा करेंगी, कौन से कार्ड इसमें उत्तरप का इक्का साबित होंगे और कौन से कार्ड जो फेल हो चुके हैं। अब सिवाय एक जोकर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बस रस्म अदायगी की तरह से है, उनका रोल जिस तरह से सोचा जा रहा था वो नहीं होगा। तो एक एक करके इस पहलू को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे। ये मैं बात बता रहा हूं आपको जनवरी फरवरी 2024 की, आज की तारीख में नहीं। आज की तारीख में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप को जो है वो एक टीम के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं कि टीम जो है वो बना करके दिखाएं कि हाँ, विपक्ष हमारे साथ में है, हम विपक्ष के साथ में हैं, राहुल गांधी अकेला चेहरा नहीं है, राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ना है, राहुल गांधी को मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ये सारी बातें कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी भी कह देते हैं अपनी तरफ से। लेकिन जब 2024 का चुनाव बिल्कुल परवान पर होगा, उस वक्त में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और ये जुलाई का महीना है, जनवरी के आते आते आपको जो है ये तस्वीर पूरी तरह से साफ साफ दिखेगी और उसमें मोदी और राहुल का चेहरा दिखेंगे। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा? राहुल गांधी की सजा वाला मामला है वो क्या होगा? अगर ये मामला साफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये मामला आ गया है, अगर ये मामला साफ हो गया तो मान करके चलिए कि राहुल गांधी जो है फिर विपक्ष की तरफ से डिक्लेयर कर दिए जाएं, या अनडिक्लेयर जो पीएम फेस में हो, या अगर राहुल गांधी उनको जो है उनकी सजा को सुप्रीम कोर्ट से भी रियायत ना मिली, तब भी वो एक इस तरह की जो है वो एक अनडिक्लेयर फोर्स के रूप में काम करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री को चुनेंगे। जिस तरह से 2004 के अंदर सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चुनने का काम किया था, इसी तरह से कोई मनमोहन सिंह जो है वो चुना जाएगा, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। अब देखिए 2014 में मोदी के पास क्या था, 2019 में क्या था। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहां पर, और एक तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर। एक तस्वीर जो है वो यहां पर जो है वो अमित शाह साहब की है, और एक तस्वीर जो है जेपी नड्डा साहब की है। जेपी नड्डा वो चीज करके नहीं दिखा पा रहे हैं जो अमित शाह ने 2019 के अंदर किया था। 2019 में जिस तरह से अमित शाह ने करिश्मा किया, और उससे पहले 2014 के अंदर यूपी के अंदर, यूपी में जो 80 सीटों के ऊपर जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से और बीजेपी ने जो 2014 में जो 80 सीटों में से जो सीटें जीती 71, तो वो यहां पर अमित शाह की बदौलत थी। लेकिन अब अमित शाह जो है उस भूमिका में है नहीं, और जाहिर सी बात है आ भी नहीं पाएंगे। पार्टी की भूमिका में जो है वो जेपी नड्डा है। अब आप कहेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, जेपी नड्डा पार्टी की अध्यक्ष की भूमिका में रहे या वैसे रहे, पार्टी तो फिर भी मोदी और शाह ही है। पार्टी मोदी और शाह है, लेकिन जिस तरह से एक पार्टी अध्यक्ष के नाते पहुंचते थे और पार्टी अध्यक्ष के नाते जो काम कर पाते थे वो काम अब नहीं कर पा रहे, फर्क पड़ता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने आप को मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी सौंप करके फ्री कर लिया है, राहुल गांधी भी अब भी वही काम कर रहे हैं, और तब भी उनको वही काम करना था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राहुल गांधी को एक ऐसे जो है वो अध्यक्ष के तौर पर उनको मिले हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे तो अपना काम कर ही कर रहे हैं, राहुल गांधी उस पर जो अपना काम करते थे उसके एक्स्ट्रा काम वो और हो गया है। यहां पर कुछ काम जो है कम हो गया है, वहां पर कुछ काम बढ़ गया है। अब देखिए तीसरी तस्वीर आई है, और एक तस्वीर है, इस एक तस्वीर के जरिए कई तस्वीरों को आप लीजिए। ये संजय मिश्रा की तस्वीर है जो कल ईडी के अध्यक्ष, ईडी के जो प्रमुख हैं उनकी
नियुक्ति को, उनके कार्यकाल को बढ़ाने को अवैध करार बताया, ये एक जो है वो चेहरा है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एक चीज साफ हो रही है कि मोदी जी किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को जो है अपनी जकड़ में रख करके काम करवा रहे हैं। एक संदेश जो है वो नीचे तक जा रहा है और ये आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त और आगे जाएगा और आगे बढ़ेगा। हालांकि अमित शाह कह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति, इनको जो है अगर हटा भी दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खैर छोड़िए उन बातों को। लेकिन संदेश जो है वो नीचे तक जा रहा है, इस चीज को मान करके चलिए। अब इसके बाद में एक चेहरा जो है ये है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब। ये ठंडी हवा को मोदी जी की तरफ जाने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे ही ठंडी हवा आती है उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसमें चेक करते हैं कि इसमें जो है ठंडी हवा के अंदर ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। वो कूलर की जो ठंडी हवा आ रही है वहां से, वो फिर जब तक चेक करते हैं वो तब तक खत्म हो जाती है और फिर मोदी जी को मिलता क्या, गर्म हवा। ठंडी हवा जो है वो जा ही नहीं पा रही मोदी जी के पास। और आप देखेंगे कि एक के बाद एक कितने फैसले देख लीजिए, चाहे संजय मिश्रा जी का फैसला हो, पूरा जो है माहौल बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो माहौल था वो माहौल ही बदल गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो अपने आप में स्वतंत्र संस्था है, और इसके लिए ये कहना अपमानजनक होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अपमान होगा कि अगर हम ये कहें कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, कल नहीं कर रहा था। गलत होगा ये, और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन देश के लोगों में जो संदेश आते हैं फैसलों के जरिए, उससे देश के लोगों में राय बनती है, और उस चीज को आप नहीं रोक सकते हैं। उस चीज को कोई नहीं रोक सकता। उस चीज को डीवाई चंद्रचूड़ साहब नहीं रोक सकते हैं, मैं और आप नहीं रोक सकते हैं। फैसले जब आते हैं, उन फैसलों के जरिए देश के लोगों में, आवाम में एक राय बनती है, और वो राय क्या बन रही है वो आपके सामने है। अब उसके बाद में एक और ये चेहरे देखिए, जिसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार और ये चेहरे, यहां तक इस पर बात करेंगे। ये तो हो गया देश की पॉलिटिक्स, और देश की पॉलिटिक्स में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें असर डालेंगी वो। अब आइए उसके बाद में क्षेत्रीय दल, और क्षेत्रीय दल किस तरह से जो है वो असर डालेंगे। इसमें मोदी जी जो है वो सबसे पहले गठबंधन की साइकिल को पंचर करने के लिए, उनकी ट्यूब की हवा निकालने के लिए इन साहब को लेकर के आए, एकनाथ शिंदे को। और जो कभी नहीं हो सकता था वो प्रयोग यहां से शुरू हुआ। पहले तो क्या था कि जैसे कि सिंधिया को जो है वो, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से लेकर के आए, वहां लेकर के चले गए, 15-20 विधायक वो किया, 15-20 विधायक वो करके फिर उनका दोबारा से इलेक्शन हो गया और सरकार जो है अपनी बन गई। अब मोदी जी नया प्रयोग लेकर के आ रहे हैं। मोदी जी ने एक नया प्रयोग किया है कि क्यों 15-20 विधायकों को लेकर के आना, फिर वो विधायक जो है वो इस्तीफा देंगे क्योंकि दल बदलू कानून लागू नहीं हो सकता है। फिर वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद फिर वहां पर उपचुनाव होगा, उपचुनाव होगा तो फिर उपचुनाव में उनको जिता करके वापस लाना है, खर्चा भी लगता है चुनाव में। इसलिए क्यों ऐसा, पहले उधर से खर्चा, एक खर्चा जो कहा जाता है सूटकेस वाला खर्चा, एक खर्चा वो जो कथित तौर पर खर्चा कह लीजिए उसको आप, और दूसरा खर्चा चुनाव में तो लगता ही है। तो इन सब चीजों को जो है बाईपास करके इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला, और नया फॉर्मूला ये कि पूरी पार्टी को जो है वो उखाड़ लो। इस तरह से उखाड़ो कि पार्टी उखड़ करके आ जाए, दल बदलू कानून की जरूरत ना रहे। और इसमें पहला प्रयोग जो है शुभेंदु अधिकारी का था। फिर उसके बाद में एक और जो अभी नया नया सफूगा जो है वो तैयार हुआ है, और वो है अजीत पवार साहब। लेकिन इनको पता नहीं, ये उल्टी गंगा बह गई। ये तीर जो है छोड़ा था उधर, लेकिन ये तीर उल्टा आ गया। क्यों? दो जो है इन्होंने पत्ते निकाले यहां से, एक जो एकनाथ शिंदे को आउट किया, एक विकेट ये निकाला, एक विकेट ये निकाला। लेकिन जो बैट्समैन यहां पर दोबारा फिर जो क्रीज पर जम गए, इन्होंने लगा कि दो ओपनर को उखाड़ देते हैं, और दो ओपनर को अगर एक साथ उखाड़ दिया तो फिर उसके बाद में आगे के जो बैट्समैन आएंगे वो वैसे ही हल्के हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में जिनको लग रहा था कि नहीं साहब, ये अब इनकी जो है वो ताबड़तोड़ बैटिंग करने की उम्र रही नहीं, अब ये कितनी भागदौड़ कर लेंगे, कितनी ताबड़तोड़ बैटिंग कर लेंगे। और उद्धव ठाकरे हों चाहे शरद पवार हों, उम्र भी हो गई है, स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये दोनों बैट्समैन जो है वो आज की तारीख में देश की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में हर कोई ये कह रहा है कि ये ओपनर से ज्यादा मजबूत बैट्समैन बन गए हैं। हालांकि थे पहले भी ये, लेकिन बीजेपी को लगा कि नहीं साहब, ये जो है वो ज्यादा चौके छक्के मार सकते हैं।
इसलिए इनका विकेट जो है वो बीजेपी ने पहले निकाला। लेकिन मालूम नहीं पड़ा कि शरद पवार जो है वो बैट लेकर के महाराष्ट्र में निकल चुके हैं। शरद पवार जो है वो लोगों के बीच में निकल चुके हैं और यहां पर उद्धव ठाकरे का तो एक अलग ही लेवल पर जो है वो प्रतिशोध, एक तरह से अगर कहें कि वो चल रहा है। उद्धव ठाकरे और उसके साथ में इनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनका जो एक अलग ही लेवल पर चल रहा है और किस तरह से जो है वो इंतजार हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के लड़के ने, उद्धव ठाकरे की तो बात बहुत ऊपर हो गई, उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे, और आदित्य ठाकरे ने कह दिया इनसे कि आप मेरे खिलाफ वर्ली में चुनाव लड़ लो, उनका विधानसभा क्षेत्र वर्ली में चुनाव लड़ लो और वहीं पर बता देंगे। और ये साहब जो है आ नहीं पाए चुनाव के लिए, कह नहीं पाए, बोल नहीं पाए, बयान तक नहीं दे पाए, तो गुमसुम से हैं आजकल। तो ये यहां तक तस्वीर जो है साफ हुई। इसके बाद में जो है वो नीतीश कुमार, ये वो तस्वीर है नीतीश कुमार के रूप में, ये वो तस्वीर है जिसने 2019 के अंदर और उससे पहले जो है जिस तरह से झटका दिया था पहले लालू प्रसाद के साथ मिलकर के, लेकिन 2019 के अंदर 40 में से 39 सीट अगर बीजेपी जीत पाई बिहार के अंदर, मोदी जी अगर जीत पाए बिहार के अंदर, तो वो नीतीश कुमार की बदौलत थे। लेकिन नीतीश कुमार अब इस बार राहुल के साथ में, तो ये यहां तक तो है तस्वीर क्लियर हुई। एक जो है इसमें फोटो मैंने रखी है और आप बताइए इनको रखा जाए कि नहीं रखा जाए। हालांकि इनका कार्ड तो इतना फीका हो चुका है, इनका कार्ड इतना हल्का हो चुका है कि लोग इनका नाम तक भूल गए हैं और बीजेपी जो है वो कहीं इनको खुद जो है वो डंपिंग लिस्ट में ना लगा दे, क्योंकि कुछ कर नहीं पाए हैं साहब। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खासम खास, और ममता बनर्जी को ही जो है वो पलटी दे करके, ममता बनर्जी को ही जो है वो वहां पर उनके साथ बगावत करके और बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी को लगा कि ये साहब चौके छक्के लगाएंगे, लेकिन चौके छक्के की तो बात छोड़िए, ये साहब ग्राम पंचायत के अंदर अपने अध्यक्ष होते हुए ग्राम पंचायत के चुनाव में जिला परिषद की एक सीट नहीं जितवा पाए। एक सिंगल सीट बीजेपी को अंडा मिला है, शून्य मिला है। इनके भरोसे आप जो है वो बंगाल जीतने के सपने देख रहे हैं। तो ये, और ममता बनर्जी जो है वो आज के दौर में, और जब से विधानसभा चुनाव में दीदी और दीदी कह करके हराया है, तो 2024 में 2014 के अंदर और 2019 के अंदर ममता बनर्जी उस ताकत से शायद अटैक नहीं कर रही हो जिस ताकत से वो इस बार 2024 के अंदर अटैक करने के लिए तैयार है। और 2024 में ममता बनर्जी का रूप रुख दिशा किस तरफ होगी और कितनी भयंकर तरीके से होगी, ये मोदी साहब को इस बात का अंदाजा है। और इसीलिए पंचायत चुनाव में पूरी ताकत की लगाने की कोशिश की कि किसी तरह से सेमीफाइनल के अंदर डेंट लगा दिया जाए, लेकिन सब कुछ हुआ। उसके बाद में ममता बनर्जी अपना दबदबा और पूरी मजबूती के साथ दबदबा वो दिखा पाने में, जमा पाने में पूरी तरह से कामयाब रही। अब इसके बाद में लालू प्रसाद यादव, और इनको बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सदाबहार और नरेंद्र मोदी के साथ में 36 का आंकड़ा। मोदी तो छोड़िए, मोदी के गुरु अडवाणी साहब, उनकी जो है वो यात्रा को रोक दिया था। और इस बार तो लालू के बेटे तेजस्वी वो कह रहे हैं कि इस बार इनका रथ रोक देंगे, इस बार नरेंद्र मोदी को रोक देंगे। और लालू खुद कह रहे हैं कि इस बार फिट हो गए हैं और अब मोदी को फिट कर देंगे। ये लालू जी का बयान है। तो अब लालू के बारे में तो आगे इस पे क्या कहें। अब देखिए, दो तस्वीर मैंने यहां पर ली है और कुछ तस्वीरें और बाकी हैं। दो तस्वीर, जिसमें एक तस्वीर है अकाली दल की, सुखविंदर सिंह बादल की, और इसके बाद में चंद्रबाबू नायडू की, ये आंध्र प्रदेश से। अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो पुराने साथी बिछड़ गए, कुछ पुराने लोग बिछड़ गए, तो उनको ले आया जाए। और ये सारी चीज, ये सारे फैक्टर, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट हैं, बिहार में 40 सीट हैं, वो नुकसान हो रहा है वहां पर, उसकी भरपाई का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। हाँ, यूपी की जो 80 सीटें हैं
80 सीटों में से कैसे सेंधमारी होगी, ये अभी भी मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास में कोई रास्ता, कोई प्लान, कोई दिखा है, या अखिलेश यादव उस एनर्जी में, उस लय में दिखाई दे रहे हैं कि पटकनी दे दें। और इसीलिए मैंने अखिलेश की फोटो अभी नहीं लगाई इसमें। और मुझे लगता है कि बस ठीक ठीक तरीके से अगर यूपी को निपट जाए तो शायद यूपी निपट जाए। वैसे एक जो है नारा और चल रहा है आजकल, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, ये नारा भी चल रहा है। लेकिन फिर भी जो है यूपी को लेकर के एक डाउट है कि यूपी में क्या वाकई भाजपा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, भाजपा को 50 से नीचे, 40 से नीचे ढकेला जा सकता है, या भाजपा को जो है वो 60 से 55 से नीचे आप नहीं ढकेल पाएंगे। ये जो है समझना बाकी है, अभी मेरे लिए भी समझना बाकी है। और इसीलिए जब तक मैं खुद उस बात से समझ ना पाऊं, इसलिए मैं उन तस्वीरों को नहीं रख पाता हूं। अब बीजेपी कोशिश कर रही, पुराने दल जो छिटक गए हैं, अकाली दल छिटक गया है, शिवसेना वापसी आएगी नहीं तो शिवसेना का रिप्लेसमेंट लेकर के आए। लेकिन कॉपी कितना चलती है, ओरिजिनल कितना चलता है, ये तो सबको मालूम है। अब यहां पर अकाली दल पंजाब के अंदर, लेकिन 13 सीटें हैं, क्या ले लेंगे? 13 सीटें हैं, 13 सीटों में से क्या ले लेंगे? हद से 2, 4, 5 सीटें जो है वो गठबंधन कर भी लिया तब भी इससे ऊपर नहीं जाएंगे। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के साथ में वही 2, 4, 5 सीटें। ऐसे ही जो है इसमें कई और फोटो रख लीजिए। चिराग पासवान, जो कि हनुमान जी को सड़क पर बैठा दिया था इन्होंने, हनुमान जी कह रहे थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, और फिर उसके बाद में उनका झोला उठा करके सड़क पर रख दिया था उनके पिता की मृत्यु के बाद में। तो चिराग पासवान को भी लाने की पूरी कोशिश हो रही है, मंत्रिमंडल में लेने की कोशिश हो रही है। 4 दिन 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई है। जयंत चौधरी उसमें नहीं जाएंगे, ये आप मान करके चलिए, मैंने 4 दिन पहले ही बताया था। और जयंत चौधरी की तरफ से जो है वो अब पुष्टि हो रही है कि वो 18 तारीख को विपक्ष की बैठक में जाएंगे। तो ये सारी चीज, ये सारे समीकरण जो हैं, यही जो है वो 2024 की तस्वीर को बना रहे हैं। और 2024 की तस्वीर जो है वो आपको इसी तस्वीरों से समझ में आएगी, और यहीं से पता चलेगा। अगर जो है सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को यहां से जो है वो रोक लग गई उनकी सजा के ऊपर, उनकी सदस्यता बहाल हो गई, और उसके साथ साथ एक काम और हो गया, 5 राज्यों में से अगर कम से कम 4 राज्य, 3 राज्य बीजेपी, कांग्रेस यहां पर जीत जाती है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अगर ये जीत जाती है तो फिर जो है वो राहुल गांधी को विपक्ष खुद अपने आप से डिक्लेयर कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बहरहाल आप बताइए, ये जो तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है, और एक एक करके सब तस्वीरों का जो डिटेल मैंने आपके सामने रखी है, किस तरह से देखते हैं आप? क्या वाकई आपको लग रहा है कि हाँ, इस बार कुछ न कुछ तो ऐसा है जो मोदी को लग रहा है कि जो 2014 के अंदर था वो इस बार नहीं है, जो 2019 के अंदर था वो इस बार नहीं है, और राहुल को लग रहा है कि जो अकेला राहुल लड़ता हुआ दिखाई देता था, अकेली कांग्रेस दिखाई देती थी, इस बार विपक्ष है, कई मुद्दे हैं, कई सारी चीजें हैं, इसमें महंगाई, बेरोजगारी, जो अलग अलग मुद्दे हैं। केवल नेताओं की मैंने बात की, मुद्दों की तो बात ही नहीं है। मुद्दे तो जो है वो नेताओं के साथ फिर अपने आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मुद्दे तो पिछली बार भी थे, महंगाई, बेरोजगारी, वो सब पिछली बार भी थे, लेकिन उन मुद्दों को उठाने वाले नेता नहीं थे, उन मुद्दों को मुद्दा बताने वाले, बनाने वाले लोग नहीं थे। अगर बनाने वाले और बताने वाले लोग होंगे तो फिर उन मुद्दों को हाईलाइट करके दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, चोट पहुंचाई भी जाएगी। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, 2024 कौन कितने पानी में है, किसकी बनेगी सरकार, किसकी तस्वीर जो है वो आपको ज्यादा साफ साफ नजर आ रही है, कौन आपको धुंधला धुंधला जो है वो नजर आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी अपनी आपकी राय को जो है पढ़ें, अपनी राय को बनाएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।